Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 8th का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम और आज होगा उसका लेक्चर नंबर 2। बट मेक श्योर आपने पहला लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखा हुआ हो। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोल एंड पेट्रोलियम को हम किन किन यूजेस में पुट कर सकते हैं और वहां से हमने अंडरस्टैंड किया था द वर्ड रिसोर्स को। हमने अंडरस्टैंड किया कि कोई भी चीज जिसे हम यूज करते हैं वो होता है एक रिसोर्स। और फिर उसके बाद हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, नेचुरल और मैन मेड। जो हमें नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल और जिन्हें हम खुद बनाते हैं वो मैन मेड। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी आगे हमने दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया था, दैट वाज द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम अगर उनको कॉन्टिन्यूसली यूज करें वो खत्म हो जाएंगे तो वो होंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और जिन्हें हम जितना मर्जी यूज करते जाएं वो नहीं खत्म होंगे उन्हें हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो ये सब हमने अच्छे से पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया। एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में बताते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि कोल पेट्रोलियम क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। और हम इनके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कोल और पेट्रोलियम हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, चाहे ट्रेन्स के इंजन्स को रन करना हो या वेरियस व्हीकल्स को चलाना हो, तो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कोल और पेट्रोलियम को यूज करते हैं। और इसलिए आज के इस लेक्चर में जो हम लर्न करने वाले हैं वो है व्हाट आर फ्यूल्स एंड व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। तो एक्चुअली फ्यूल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं इन सभी कामों के लिए, खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एटसेट्रा। ठीक है, तो वो होते हैं फ्यूल्स। तो आज हम फ्यूल्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज अगेन कोल एंड पेट्रोलियम दे आर फॉसिल फ्यूल्स। तो ये क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो आई होप अब आप लोगों को ये मालूम लग गया कि हम आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं और कोल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर में इसका रेलेवेंस क्या है। तो चलिए, मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। और हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपीज और पेन्स को निकाल लिया है अपने नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। क्या है इस पिक्चर में? इस पिक्चर के अंदर वुड को बर्न किया जा रहा है जिससे कि हमें हीट एनर्जी मिलती है। हमारा कमरा जो है सर्दियों में अगर बहुत ठंडा हो तो हम उसको जला के लकड़ी को, उससे हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो हमारे कमरे को गर्म कर देगा। सिमिलरली लकड़ी को और भी हम बर्न करके खाना बना सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है, कोल बर्न हो रहा है। ठीक है, तो कोल के मैंने आपको यूजेस पहले भी बताए थे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये है काउ डंग केक्स। तो इनको भी बर्न करने से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है जिससे हम अगेन कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे पेट्रोल। तो पेट्रोल को यूज किस लिए हम करते हैं? पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे हम अपने कार्स को, स्कूटर्स को रन करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम पेट्रोल के साथ साथ डीजल को भी यूज करते हैं वेरियस हेवियर व्हीकल्स के लिए, जैसे कि ट्रक्स हैं या और बहुत सारी डीजल कार्स भी आजकल आती हैं, तो उनमें हम यूज करते हैं। और ये पेट्रोल और डीजल बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसे कि यूज किया जाता है इन व्हीकल्स को रन करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल है एलपीजी का। तो एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगेन इसको हम बर्न करके कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक केरोसिन लैंटर्न है। तो केरोसिन को बर्न करके ये क्या कर रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं सो दैट कि अगर अंधेरा हो तो कमरा हमारा रोशन हो जाए। तो ये जो सब चीजें हमने यहाँ पे बर्न की, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं फ्यूल्स। ठीक है, तो फ्यूल्स क्या होते हैं? लेट अस डिफाइन देम। अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी।
ठीक है। तो फ्यूल वो सब्सटेंस है जिसे हम जब बर्न करेंगे तो वो हमें हीट देगा और साथ में लाइट एनर्जी देगा, और हम उन हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। So some commonly used fuels are wood, coal, cow dung cakes, kerosene, LPG, petrol and diesel. और ये जितने भी फ्यूल्स हैं हमारे पास, वुड, कोल, काउडंग केक, केरोसिन एटसेट्रा, वेल हम इनके क्या क्या काम लेके आ सकते हैं? हम इन्हें यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वेरियस लाइट पर्पसेस के लिए भी। ठीक है। तो ये सब फ्यूल्स क्या करते हैं? वेल हम इनको बर्न करते हैं और बर्न करने पे ये हमें देते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी। सो नेक्स्ट है हमारे पास द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो हमारे पास दो तरह के फ्यूल्स होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल फ्यूल्स या प्राइमरी फ्यूल्स, और दूसरे होते हैं डिराइव्ड फ्यूल्स या सेकेंडरी फ्यूल्स। तो नेचुरल फ्यूल्स, जैसे कि वर्ड से ही अंडरस्टैंड हो रहा है, ये हमें नेचर से मिलते हैं। सो नेचुरल या प्राइमरी फ्यूल्स वो हैं जो फ्यूल्स हम एज इट इज यूज करते हैं, जैसे हमें नेचर से मिलते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास डिराइव्ड फ्यूल्स या सेकेंडरी फ्यूल्स। तो ये वो फ्यूल्स हैं जो कि हमने पहले नेचर से ऑब्टेन करके उनको कुछ मॉडिफाई किया, उनको कुछ प्रोसेस किया, सो दैट कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और फिर हम उनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही नेचर से मिले और हमने उनको बर्न किया तो वो हो गए नेचुरल फ्यूल्स, और अगर हमने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, प्रोसेस कर दिया, तो वो बन जाएंगे डिराइव्ड या सेकेंडरी फ्यूल्स। ठीक है। अब ये आगे फर्दर तीन तीन टाइप्स के हो सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर स्टेट ऑफ मैटर। Okay, so that means either it is going to be a solid or a liquid or a gas. We can classify these fuels further. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले नेचुरल फ्यूल्स, तो नेचुरल फ्यूल में सॉलिड फ्यूल्स का क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे कि हमारे पास है वुड, सॉलिड होती है, कोल सॉलिड होता है, काउ डंग केक्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब क्या है? सॉलिड फ्यूल्स हैं। और ये हम ऐसे ही यूज करते हैं जैसे कि हमें नेचर से मिलते हैं। लकड़ी लिया, उसको जला दिया। ठीक है। तो दीज आर द सॉलिड नेचुरल फॉर प्राइमरी फ्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड, दैट इज क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। तो ये हमने ऑलरेडी अब आगे कमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करना ही है, बट दिस इज अ लिक्विड एंड वी आर यूजिंग इट एज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम नेचर। ठीक है। देन वी आर गोइंग टू बी हैविंग गैस, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को भी हम डायरेक्टली ऐसे यूज करते हैं एज वी गेट फ्रॉम नेचर, और इसके बारे में भी हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी फ्यूल्स: वुड, कोल, काउ डंग केक्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। दे आर ऑल फ्यूल्स जिन्हें हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हम ऐसे ही यूज करते हैं जैसे हमें नेचर से मिलते हैं। और दूसरी तरफ सेकेंडरी फ्यूल्स के क्या एग्जांपल्स होंगे? सॉलिड के केस में कोक, विच इज अ फॉर्म ऑफ चारकोल। देन वी हैव इज लिक्विड, kerosene, LPG, petrol, diesel, all of them we are using as liquids. And then we have gas, like we have coal gas, we have biogas, we have petroleum gas. तो ये सब हम डायरेक्टली जैसे हमें नेचर से मिलते हैं वैसे नहीं, हमने इनको प्रोसेस किया है और फिर उसके बाद हमने उनको एज अ फ्यूल यूज किया है। तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत अच्छी हो जाएगी कि कैसे हम उनको प्रोसेस करके और फिर यूज कर रहे हैं। ठीक है। Next important topic related to fuels is how do we understand the term calorific value of fuels? कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल से हमारा मीनिंग क्या होता है, और फ्यूल के लिए उसकी कैलोरिफिक वैल्यू जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है। सो पहले व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल? सो कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ अ यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल। तो जब हमने एक फ्यूल को बर्न किया तो वो कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, वो एनर्जी को ही तो हमने काम में लेकर आना है, चाहे कुकिंग हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो। तो हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं क्योंकि वो हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, सम हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। तो वो हीट एनर्जी को कैलकुलेट करना कि जो फ्यूल हमारे पास है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, वेल वो हमें पता लगता है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू से। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट बर्निंग। जितना भी हमने फ्यूल लिया है
उसको बर्न करने पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ओके और वेल हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं, या तो हम एक कोई स्पेसिफाइड मास लेंगे फ्यूल का, या हम उसके वॉल्यूम लेंगे। अगर हमारे पास एक फ्यूल है वो लिक्विड है या गैसियस फ्यूल है तो हम उसके वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल को कंसिडर करेंगे, जबकि अगर एक सॉलिड फ्यूल है तो हम मास ऑफ द फ्यूल को कंसिडर करेंगे टू फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द फ्यूल। जितनी भी फ्यूल की एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली वो जो फ्यूल होगा वो ज्यादा अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वुड को ले लें और सेम अमाउंट हम किसका ले ले, हम काउडंग केक का ले लें, ठीक है, और उन दोनों को कंपेयर करके देखें कि कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेल वहां से हमें पता लगेगा कि हमें किसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कैलोरीफिक वैल्यू बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ द फ्यूल। तो उससे हम चूज करने में हमें हेल्पफुल होगा कौन सा फ्यूल को यूज करना है। ठीक है, so next we have is the characteristics of an ideal fuel। हमें फ्यूल चाहिए है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके अलावा उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज को होना चाहिए कि हम उसे एज अ फ्यूल यूज करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला तो ऑब्वियसली यही हो गया दैट इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी वो एनर्जी को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना वो अच्छा फ्यूल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शुड नॉट कॉज एनी पोल्यूशन और शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ऑन कंबस्शन। तो अब ये बर्न कर रहे हैं और बर्न करने पे बहुत सारी पोल्यूशन को भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि वुड को जब आप बर्न करते हो तो आपने देखा होगा कि धुआं निकल रहा है, राइट। तो वो जो धुआं निकलता है उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। तो हम जब फ्यूल चाहते हैं तो हम एक ऐसा फ्यूल चाहते हैं कि जो कि बहुत कम पोल्यूशन करे या बिल्कुल पोल्यूशन ना करे, और वो कोई भी हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस ना कर रहा हो जब वो बर्न करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देती हूँ कि हमने वुड को बर्न किया या हमने कोल को भी बर्न किया। ठीक है, चलो मानते हैं हमने वुड को बर्न किया। अब वुड को बर्न किया आपने एक बंद कमरे में, ऑलराइट, आपने एक ओपन में बर्न किया और आपने इसको एक बंद कमरे में बर्न किया, राइट। जब आप इसको ओपन में बर्न करते हो ना तो उसके लिए बर्न करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। बर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन ऑफ द एयर। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं, आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बर्न करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए है एयर में से। अगर हम इसको ओपन में बर्न करते हैं तो बहुत सारी एयर है, बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी। तो जब ये वुड बर्न करेगा ना तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में हमारी एयर में प्रेजेंट है, बट अगर एक्सेस में प्रेजेंट है हो तो ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो उससे बढ़ जाता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, बट दूसरी तरफ अगर हम इसी वुड को एक बंद कमरे में बर्न करें तो बंद कमरे में थोड़ी देर के लिए तो ऑक्सीजन होगी, पर धीरे धीरे फिर वो ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, और जब ये ऑक्सीजन कम हो जाएगी तब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की जगह पे प्रोड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक गैस है मगर ये एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस हो, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि हम किस फ्यूल को यूज कर रहे हैं, वो कैसी गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमें नुकसान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सो ये हल्का सा एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे को ये देखना क्यों जरूरी होता है कि कोई कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। अगर पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूसिंग हो रही होंगी तो वो हमारी डेथ तक भी कॉज कर सकते हैं। तो हमें ऐसा फ्यूल नहीं चाहिए है जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करे या वो ऐसी गैसेस को प्रोड्यूस करे जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए। ओके, नेक्स्ट है कि दिस शुड बी ऑफ लो कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबल। अब हमें फ्यूल यूज करना है
और वो बहुत ही ज्यादा महंगा हो तो हम कैसे यूज कर पाएंगे, है ना? तो हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो फ्यूल है वो अच्छा एनर्जी सोर्स भी होना चाहिए, मगर वो कम कॉस्ट का भी होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ऐसा फ्यूल हो जो सस्ता है, थोड़ी सी कम भी एनर्जी देता हो, तो हमें वो शायद बेटर लगेगा इन कंपैरिजन टू वो फ्यूल जो कि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता हो पर बहुत ही ज्यादा महंगा हो। तो हमें ऐसा फ्यूल भी नहीं चाहिए जो बहुत ही ज्यादा महंगा हो, हम इतना पैसा भी नहीं खर्च सकते। और वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे हमें वो मिले तो सही। ऐसे तो नहीं हो कि हमें उसको अमेरिका से बुला के बर्न करना होगा। ठीक है, सो इट शुड बी इजीली अवेलेबल टू अस ऑल्सो। देन इट शुड बी इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। आसानी से हम उसको यूज कर सके, स्टोर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सके, ऐसा फ्यूल होना चाहिए। ठीक है, देन इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अब हमने लकड़ी को बर्न करना है, हमें पता है कि लकड़ी को बर्न करने पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मगर पहले आपको लकड़ी को जलाना तो पड़ता है। कई बार आप उसके ऊपर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देते हो, उसके ऊपर कोई और ऑयल डाल देते हो, और वो ऑयल जल्दी से आग को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद लकड़ी भी जलने लग जाती है। तो किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए पहले हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, सो दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग। एक बार उसकी बर्निंग शुरू होती है, देन इट इज गोइंग टू कीप ऑन बर्निंग, और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। सो हर एक सब्सटेंस जो बर्न करती है, पहले हमें उसे बर्न करना पड़ता है, हमें उसे एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, सो दैट कि वो उस टेम्परेचर पे आ जाए जिसपे उसकी बर्निंग शुरू हो। ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस को हमें पहले उस टेम्परेचर पे लेके आना पड़ता है, खुद से एनर्जी प्रोवाइड करके, कि उसकी बर्निंग शुरू हो। और वो टेम्परेचर जिसपे वो बर्न करना शुरू करती है उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई भी जो आइडियल फ्यूल होगा, वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट सा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए कि एकदम से आग को पकड़ ले, और ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़े उसकी बर्निंग को शुरू करवाने के लिए। ठीक है, ना कम ना ज्यादा, इट शुड हैव अ मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, एंड देन इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबस्शन। ठीक है, ना बहुत जल्दी से कि एकदम से सारी के सारा इकट्ठा ही बर्न कर जाए और हम उसकी एनर्जी को यूज ही ना कर पाए, और ना ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ही उसमें से प्रॉपरली एनर्जी मिल ही ना रही हो, बस धीरे 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 कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो कि हम उसको किसी यूज में पुट ही ना कर पाए। तो हमें वो ऐसा कंबस्शन चाहिए है जो कि एक मॉडरेट रेट ऑफ कंबस्शन हो, जिसे हम यूटिलाइज कर सके फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, और इट शुड नॉट बी producing harmful gases on combustion. It should be of low cost, easily available, easy to handle, store and transfer. It should have a moderate ignition temperature. It should have a moderate rate of combustion. ठीक है, आई होप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्कुल क्लियर है। सो नेक्स्ट इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करना है एक और टर्म को, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्यों अंडरस्टैंड करें? इसलिए क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? वेल, पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल्स दे आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बच जाते हैं रिमेन्स आफ्टर दे डाई, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। और फॉसिल्स के डिकम्पोजिशन से हमें मिलते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। राइट, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फ्यूल्स होते हैं जो कि हमें मिलते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। So therefore we call them to be fossil fuels. So coal and petroleum, which are very important natural resources, they are important fossil fuels and they play a vital role in the modern society. And they are found in the earth's crust. और कैसे हमें in dead remains of living organisms से कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, इसे हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और कोल के बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे।
तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पहले फॉसिल फ्यूल को, दैट इज गोइंग टू बी कोल। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बाय फॉर नाउ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ ही में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए पोस्ट करें। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।